हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, बल्कि महान होने के लिए आपका शुरुआत करना जरूरी है। जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे, आप नहीं कह सकते हैं कि आप उसमें सफल होंगे या असफल होंगे। इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको कम से कम शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पद को चाहते हैं, किसी पोस्ट को चाहते हैं, तो आप अब ये अभी से सोच लेंगे कि मैं इसमें सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, वो तो दूसरा मैटर है। जब तक आप प्रयास ही नहीं करेंगे, उसकी शुरुआत नहीं करेंगे, तो आप सफल या असफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि जीएसटी चोरी में समन पर सील होंगे बैंक खाते, और दूसरी न्यूज़ है कि नए भारत में विस्मृत वीर सम्मानित। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि देखिए, जो जीएसटी में अभी तक चोरी होता था, जो चोरी की जाती थी जीएसटी की, उसमें क्या होता था, व्यापारी पर केस होते थे और वो किसी न किसी तरीके से केस से बरी हो जाते थे। मतलब उनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सरकार ऐसा रूल ला रही कि अगर जीएसटी चोरी में अगर आपको व्यापारी को सम्मन दे दिया गया है, तो सबसे पहले उसका बैंक अकाउंट सील किया जाएगा और सीजीएसटी एक्ट की धारा 83 के तहत ये नोटिस दिया जाएगा। जीएसटी चोरी के मामले में अब सरकार सख्त हो गई है। बजट में जीएसटी से जुड़े प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर किसी व्यापारी को जीएसटी चोरी मामले में समन या नोटिस मिलता है, तो आयुक्त उसके बैंक खाते और प्रॉपर्टी को सील कर सकेंगे। फिलहाल किसी व्यापारी के बैंक खाते और प्रॉपर्टी को तभी सील किया जाता है जब जीएसटी चोरी का मामला साबित हो सकता है। जीएसटी चोरी मामले में सीजीएसटी एक्ट की धारा 83 के तहत नोटिस या सम्मन दिया जाता है। 1 फरवरी को पेश बजट में जीएसटी चोरी पर सख्ती के लिए कई नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। मार्च आखिर तक केंद्र की तरफ से इन बदलावों को अधिसूचित किया जा सकता है। राज्यों को भी अपने अपने स्तर पर उन्हें अधिसूचित करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक जून जुलाई तक प्रस्तावित कानून लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नए भारत में विस्मृत वीर सम्मानित। महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं झील के विकास कार्य का वर्चुअल माध्यम से मंगलवार को शिलान्यास करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इतिहास के भुलाए गए नायकों का नया भारत सम्मान कर रहा है, उनसे प्रेरित हो रहा है। विपक्षी दलों पर हमलावर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया, वही देसी कंपनियों के नाम पर झूठ बोलने पर लोगों को डरा रहे हैं। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा के बहाने विपक्षी दलों पर हल्ला बोला। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि फ्रांस में मस्जिदों और मदरसों पर सख्त होगा सरकार का पहरा, और दूसरी न्यूज़ है कि यहाँ पर म्यांमार होगा। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूकी पर लगाया गया नया आरोप। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रांस पर सख्ती लगाने की बात करी जा रही है मदरसों पर और मस्जिदों पर, उसमें हुआ क्या था कि पिछले साल अक्टूबर में एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ऐसे कानून ला रही है जिसपे मदरसों और मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण किया जा सके। सरकार की देख रेख में उन पर नए कानून या उनका क्या कार्य है, इस पर फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा। फ्रांस में सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। फ्रांस की संसद के निचले सदन में इसके संबंध में एक बिल लाया गया है। यह बिल अगर कानून की सख्त अख्तियार कर लेता है, तो न केवल मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, बल्कि बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। यह बिल इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। हाल के समय में फ्रांस में इस्लामिक चरमपंथ का उभार देखने को मिला है। पिछले साल अक्टूबर में एक शिक्षक की सिर कलम करके हत्या करने के बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा चरमपंथ पर लगाया गया यह ताज़ा प्रयास है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समुदायों में बढ़ते कट्टरपंथ को रोकने के लिए भी यह जरूरी है। दूसरी न्यूज़ है कि म्यांमार की जो आंग सान सूकी हैं, उन पर नए अब आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि
इन्होंने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया है और इसका इस्तेमाल कोरोना प्रतिबंध तोड़ने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है। अब मतलब जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है उस पर अब इन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। म्यांमार के अपदस्थ नेता आंग सांग सूकी की हिरासत बुधवार तक बढ़ा दी गई है। इस बीच उनके ऊपर एक नया आरोप लगाया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस आरोप के तहत कोर्ट की अनुमति के बिना देश की पूर्व सर्वोच्च नेता को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस बीच रविवार और सोमवार को एक बार फिर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। देश में यह भी अफवाह चल रही है कि लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी रोक के लिए सरकार फायरवॉल प्रणाली का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि देश को अब वैकल्पिक ईंधन अपनाने की जरूरत, ये स्टेटमेंट दिया है पीयूष गोयल जी ने। दूसरी न्यूज़ है कि सरकारी कंपनियों के खरीदारों को देनी होगी लाभार्थियों की पूरी जानकारी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम के तरीके पर सरकार की चुप्पी से स्पष्ट है कि फिलहाल इन पर टैक्स कटौती की कोई कवायद नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि राहत चाहिए तो वैकल्पिक ईंधन चुनने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर देश को वैकल्पिक ईंधन अपनाने की सलाह दी है। गडकरी ने कहा कि यह पहले से ही बिजली को ईंधन के रूप में अपनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि देश में बिजली की आपूर्ति उसकी मांग से अधिक है। उनका मंत्रालय हाइड्रोजन बैटरी भी विकसित कर रहा है। यह और बात है कि इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत आम भारतीय ग्राहक की पहुंच से बाहर है और फिलहाल उसमें कमी के संकेत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकारी कंपनियों के खरीदारों को देनी होगी लाभार्थी मालिकों की पूरी जानकारी। बीपीसीएल, एयर इंडिया और बीईएमएल जैसी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने को इच्छुक विदेशी और भारतीय बोलीकर्ताओं को अंतिम लाभार्थी मालिक के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी देने के बाद ही उन्हें बोली लगाने के लिए सुरक्षा मंजूरी मिलेगी। ऐसे बोलीकर्ताओं को सुरक्षा मंजूरी के लिए स्व घोषणा के जरिए यह भी बताना होगा कि QIP की चीन और पाकिस्तान में किस रूप में तथा किस हद तक मौजूदगी है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने बोलीकर्ता के लिए सुरक्षा मंजूरी से संबंधित आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। उन्हें 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी मतदान अधिकार अथवा वितरण लाभांश हासिल करने वाले यानी QIP और शेयर धारकों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। QIP अगर समूह है तो उसे सभी सदस्यों के नाम, हिस्सेदारी, फीसद, पता और पंजीकरण ब्यौरा देना होगा। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है विदेशी धन का खतरनाक दखल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस नए ढंग की FDI के खतरे की ओर इशारा किया उसके पीछे विदेशी धन की ताकत है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र किशोर ने। दूसरा आर्टिकल है ढोंग से भरा हुआ रोष, यहाँ पर होगा रोष आक्रोश। जिन्हें ग्रेटा, रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट से परेशानी नहीं, वे लता, सचिन, अक्षय के ट्वीट पर आपा खो रहे हैं। इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान ने। तीसरा आर्टिकल है टीकाकरण का लक्ष्य। अब टीकाकरण का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है, उसमें अब आम लोगों की पहुंच तक टीकाकरण को पहुंचाया जाएगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से हम शुरू करते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FDI की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि FDI यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी देखा जाए तो देश में इसकी नींव 1967 में ही पड़ गई थी। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यशवंत राव चौहान ने तब लोकसभा में कहा था कि जिन दलों और नेताओं को विदेशों से धन मिले हैं उनके नाम जाहिर किए जा सकते हैं क्योंकि उससे उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। उनके बयान के बाद विदेश से मिले नाजायज धन को लेकर इस देश में अनेक नेताओं, संगठनों और दलों की झिझक समाप्त हो गई। उसके दुष्परिणाम आज तक नजर आ रहे हैं। याद रहे कि तब धन पाने वालों में कांग्रेस सहित कई प्रमुख दल शामिल थे। समय बीतने के साथ साथ इस देश की राजनीति एवं अन्य क्षेत्रों में विदेशी पैसे का दखल बढ़ता गया। पहले विदेशी धन का उद्देश्य सीमित था, अब न सिर्फ व्यापक हो गया है बल्कि खतरनाक भी बन गया है।
हालांकि 2014 के बाद एनजीओ के बहाने गलत उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए आने वाले विदेशी धन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई गई है, पर हवाला चैनलों पर प्रभावीकारी रोक लगाना अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए ढंग की एफडीआई के खतरे की ओर इशारा किया है, उसके पीछे विदेशी धन की ताकत है। अब यह बात छिपी हुई नहीं है कि कुछ विदेशी शक्तियों का घोषित और अघोषित उद्देश्य इस देश को तोड़ना है। देश के सोवियत सक्रियता का सबूत तब मिलता है जब 2005 में वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी की भारत में गतिविधियों पर लिखित पुस्तक द मित्रोखिन अकाइवन 2 सामने आई थी। इसके अनुसार केजीबी ने भारत में विचारधारा के प्रचार और सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पैसे बांटे थे। माना जाता है कि राजनीतिक हित सध जाने के बाद हवाला कांड में लीपापोती कर दी गई। यह लीपापोती ऐसे कांड में हुई जिसमें आतंकवाद का तत्व भी जुड़ा हुआ था। साफ है कि हवाला कारोबारियों पर शुरू से ही कड़ी नज़र रखनी होती है तो आज इस देश के टुकड़े टुकड़े गिरोह को विदेशी पैसे मिलने में दिक्कत आती। हालांकि आतंकवाद के प्रति मौजूदा शासकों का रवैया हाल के वर्षों में काफ़ी बदला जरूर है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने कुछ लोग राजसत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उनमें से कतिपय के विदेशी कनेक्शन हैं। कुछ आंदोलन जीवियों के तो विदेशी कनेक्शन हैं। कैसे कोई एक ही व्यक्ति जो कभी जेएनयू में आजकल गुरु की बरसी मनाने वालों के साथ होता था, वहीं कृषि कानून विरोधी आंदोलन के भी साथ दिखता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ढोंग से भरा हुआ रोष आक्रोश। पर्यावरण हितैषियों के तौर पर नहीं जाने जाते हैं कुछ लोग। उनकी पहचान महाराष्ट्र सरकार के कटु आलोचक के तौर पर अवश्य है। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आधुनिक औरंगजेब की संज्ञा दी थी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा। शिवसेना को यह रास नहीं आया। उन्होंने माहौल बिगाड़ने के आरोप में नागपुर पुलिस ने जेल भेज दिया गया। जब जमानत मिली तो मुंबई की वीपी रोड थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन इस बार बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स थाने की पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इस तरह वह 17 दिन में 3 बार गिरफ्तार हुए। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह अदालत परिसर में हथकड़ी पहने और चेहरे को काले कपड़े से ढके दिख रहे थे, किसी दुर्दांत अपराधी की तरह। यह पिछले साल अक्टूबर-नवंबर का ही समय था जब कई फिल्म कलाकारों की ओर से उद्धव ठाकरे की बेस्ट सीएम बताया जा रहा था। हो सकता है कि दिशा रवि पर लगे आरोप सही ना हो, लेकिन पहली नज़र में वे गंभीर दिखते हैं। इन आरोपों की गंभीरता इससे बयान हो जाती है कि दिशा रवि की ओर से कथित तौर पर तैयार जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट पर शेयर की थी, वह उनके कहने पर ही हटाई गई थी। यह इसलिए हटाई गई थी क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन का ट्वीट फेसबुक आदि के जरिए तो समर्थन करना था ही, 26 जनवरी को जमीन पर भी कुछ न कुछ दिखाना था। दिल्ली पुलिस की माने तो दिशा रवि और उसके साथियों ने वीडियो के जरिए धालीवाल वगैरह से बात की थी। सच है कि पता नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अनुसार दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से कहा था कि टूलकिट का भांडा फूट जाने से उनकी मुसीबत बढ़ गई है और वो गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम की चपेट में आ सकती हैं। अगर दिल्ली पुलिस का कहना सही है तो इसका मतलब यह है कि दिशा रवि को पता था कि कुछ गलत होने वाला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। भारत जैसे देश में यह तो हो भी नहीं सकती, लेकिन यह तो निरा ढोंग ही है कि कोई भाजपा शासित राज्य में गिरफ्तार हो तो है तौबा, और कोई अगर गैर भाजपा शासन वाले राज्य में पुलिस के शिकंजे में आ जाए तो मौन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी खास विचारधारा वालों के लिए अधिक और अन्य विचारधारा वालों के लिए कम नहीं है। यह सबके लिए समान है, लेकिन खुद के सीने पर लिबरल, सेक्युलर और मानवाधिकारी होने का बिल्ला लगाए रखने वाले अपनी सरीखी सोच वालों के लिए अभिव्यक्ति जैसी स्वतंत्रता चाहते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण का लक्ष्य। महामारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण के दायरे में आने वालों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंचने का मतलब है कि देश एक और उपलब्धि के मुहाने पर है। यह उपलब्धि करीब आने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इतनी संख्या में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारियों और महामारी का आगे आकर मुकाबला करने वाले अन्य लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया जितना अपेक्षित था। यह देखे जाने की जरूरत है और ऐसा क्यों हुआ। इसी क्रम में इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए कि टीकों की पहली खुराक लेने वाले दूसरी खुराक लेने में उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इस सवाल का समाधान इसलिए
किया जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत 50 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दूसरे चरण में उन कारणों का निवारण भी अवश्य किया जाना चाहिए जिसके चलते पहले चरण में टीकाकरण का संभावित लक्ष्य अपेक्षित समय में पूरा होता नहीं दिख रहा। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण अभियान की कमियों को भी दूर करने की जरूरत है। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। निसंदेह यह भी अपेक्षित है कि आम जनता भी टीकाकरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए। अब है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि राउरकेला में बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले की एक दिवसीय यात्रा के दौरान यहां मंगलवार को देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी। इस नए हॉकी स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। पुरुषों के लिए 2023 हॉकी विश्व कप के मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के साथ साथ राउरकेला में बनने वाले इस नए हॉकी स्टेडियम में भी आयोजित होंगे। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 20,000 होगी और यह स्टेडियम बीजू पटनायक तकनीक विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने कहा कि यह स्टेडियम 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आज का 17 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।